हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो हम आगे चलें। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है, और सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव करना बहुत बड़ा अनर्थ है, गोलमाल है, झोल-झाल है, व्हाटएवर व्हाटएवर। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल, जिसका हमका हमारे लिए केवल मतलब mg है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बाकी न्यूक्लियर वीक के बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कई टाइप के होते हैं, तो हम पहले बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये लेक्चर नॉर्मल रिएक्शन को डेडिकेटेड है, तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या, मैं समझाता हूँ कि मैंने आपको बताया कि एटम स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसे मान लो कि एटम जो है ये कोई सरफेस है। तो ऐसे इतने बड़े एटम नहीं होते। इस एक एटम के निशान में जो इंक लगी है उसमें करोड़ों एटम है। तो जैसे किसी ने जूते रखे तो ये दब जाएगा। ठीक है, तो दबेगा तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या है बच्चों? इसको हम एन से दिखाते हैं। अब पहला पॉइंट इसका ये है कि ये जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है। लगता कब है ना? इट एक्ट्स व्हेन अ सरफेस इज कंप्रेस्ड। ये तब लगता है जब किसी सरफेस को कंप्रेस करो। ठीक है। तो एक्स व्हेन सरफेस इज कंप्रेस्ड। तीसरी बात, इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और चौथी बात ये है कि जिधर नॉर्मल लगाने वाला होता है नॉर्मल उसके उल्टा लगता है। मैं इन सब का मतलब बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है क्योंकि एक्चुअली ये फोर्स इसलिए होता है क्योंकि हम जब दबाते हैं तो एटम एटम रिपेल करते हैं। तो एटम एटम की जो रिपल्शन है वो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इट्स फाइन। कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई और कोई फोर्स नहीं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता तब है जब किसी बॉडी कंप्रेस करो। जैसे कि मैं इसको कंप्रेस करता हूँ तो बेसिकली एटम्स पास आ जाते हैं, तो बाहर की तरफ फोर्स लग जाता है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सही है। और जिधर नॉर्मल लगाने वाला होता है नॉर्मल उसके उल्टा लगता है। अब इसका मतलब क्या हुआ जैसे समझना। आपने किसी चीज पे एक मास रखा, तो इस मास पे नॉर्मल कौन लगा रहा है? फर्श। फर्श कहाँ है? नीचे। तो नॉर्मल कहाँ होगा? ऊपर। तो नॉर्मल जो होगा वो जिधर नॉर्मल लगाने वाला होगा उसका ठीक उल्टा लगेगा। तो फर्श अगर नीचे है तो नॉर्मल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, समझ बात? अब जैसे कि मान लो मैं कंधा लगा के इस पे खड़ा हूं, तो ये जो है बोर्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो मैंने इसके मॉलिक्यूल्स को दबाया तो वो जिधर की तरफ है उसका उल्टा फोर्स लगाएगा। तो बोर्ड है इधर की तरफ, फोर्स है इधर की तरफ। तो जिधर नॉर्मल लगाने वाला उसका ठीक उल्टा नॉर्मल लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो नॉर्मल लगाने वाला इधर और फोर्स इधर। ठीक है। अब चलते हैं आगे, मैं कुछ केसेस कर रहा हूं, आप फटाफट लिख लो। चलो, अगला केस है। हम लोग कुछ केसेस करते हैं। जैसे मान लो एक नॉर्मल केस करते हैं, सिंपल सा। एक सिंपल सा ब्लॉक है, एक सरफेस से पड़ा है। मान लो इसका मास m है, तो इसका वेट लग गया mg। अब ये फर्श को दबाएगा, फर्श कहाँ है? नीचे। तो नॉर्मल कहाँ लग जाएगा? ऊपर। ठीक है। बॉडी रुकी पड़ी है ना? तुम कहोगे सर बोला क्यों नहीं? अरे बोलने की क्या जरूरत है, फर्श पे एक बॉडी कहाँ जाएगी? जमीन के अंदर थोड़े धसेगी। ठीक है, धस भी सकती है लेकिन यहाँ नहीं धस रही बाय डिफॉल्ट। तो अगर ये रुका पड़ा है तो इसमें नेट फोर्स 0 है, तो नॉर्मल mg के बराबर हो गया। बहुत सिंपल। ठीक है, और देखते हैं भाई। मान लो सपोज ऐसा केस है कि एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही। मान लो मास m1 है, ये मान लो मास m2 है। ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तुम बोलोगे सर ये कौन सी नई फफूंद है? फ्री बॉडी डायग्राम। मैं बोलूंगा कोई फफूंद नहीं। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? एक बॉडी को फ्री करके केवल एक बॉडी को ही दिखाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। मतलब उसके साथ 10 बॉडी क्यों ना हो, लेकिन हम केवल एक बॉडी दिखाएंगे। तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m1 पर नीचे m1g लगेगा और एक नॉर्मल लगेगा किसका? m2 का। तो m1 m2 के बीच में जो नॉर्मल है उसको बोल देते हैं n। तो m1 पे एक n ऊपर लगेगा क्योंकि m1 m2 को दबा रहा है, तो m2 नीचे है तो नॉर्मल ऊपर। ऐसे ही एक जमीन का नॉर्मल लगेगा n नॉट। ठीक है, सही है, वो लगेगा m2 पर। अब m2 की बात करते हैं। m2 पे कितने फोर्स होंगे? एक नीचे वेट होगा m2g,
एक जमीन का नॉर्मल हो गया एन नॉट, ठीक है, क्योंकि जमीन को दबा रहा है। ऊपर से बात, अगर M2 M1 पे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो M1 M2 को नीचे दबा रहा है, तो इस पर एक और नॉर्मल लगेगा N नीचे। तो इस पर तीन फोर्स हो गए, इस सरफेस का जमीन की, ऊपर वाली सरफेस का M1 की, और इसका वेट, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे होने का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल M1 जी के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो नॉर्मल है, ये M1 M2 के बीच का, ये कितना है बच्चों, M1 जी, ठीक है। अब देखो ये भी रेस्ट पर है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे होगा। अब ऊपर कितना फोर्स है बच्चों इस पे, एन नॉट, और नीचे कितना है बच्चों, M1 प्लस M2 जी, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास एन नॉट M1 प्लस M2 जी हो गया। हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, हम इन दोनों को एक ही ब्लॉक मान सकते हैं। अगर आप इन दोनों को एक ही ब्लॉक मानोगे, तो इन दोनों को सिस्टम लोगे, तो ये एन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक ही ब्लॉक है, इसने ऊपर लगा इसने नीचे, एक 10 ऊपर 10 नीचे, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। इन दोनों को एक ही ब्लॉक मानोगे तो एक ही फोर्स आएगा एन नॉट, बाकी कट जाएंगे, और इनका वेट आएगा कितना, M1 प्लस M2 जी। तो यहां से आप सीधे सीधे एन नॉट को M1 प्लस M2 जी लिख सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। चले आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे लेते हैं, सपोज 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो के तीन ब्लॉक। अब एक नॉर्मल हो गया एन नॉट, एक इन दोनों के बीच में N1, और एक इन दोनों के बीच में N2। अब मुझे तीनों नॉर्मल निकालने, तो बहुत सिंपल है, इन तीनों को सिस्टम ले लो। इन दोनों को सिस्टम लोगे, तीनों को, तो इसने इस पे लगा, इसने इस पे, कट गए, इसने इस पे लगा, इसने इस पे लगा, कट गए। N1 N2 काउंट नहीं होगा अगर ये सिस्टम तीनों है, केवल इस पे एक्सटर्नल फोर्स होगा, 2 + 3 + 5 जी, मतलब 10 जी। एन नॉट कितना हो गया, 10 जी, ठीक है। अब बात करते हैं N1 कितना होगा, तो क्या करो, 2 3 को सिस्टम ले लो। जब आप 2 3 को सिस्टम लोगे, तो 3 ने 2 पे ऊपर लगाया, 2 ने 3 पे नीचे लगाया, कट जाएंगे। अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 3 पर जाएगा N1, और नीचे होगा इनका 2 + 3 जी, तो इसका मतलब N1 कितना हो गया, 5 जी। ऐसे कर केवल आपको 2 पे लगाना है, 2 पे ऊपर N2, N2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 जी। सिंपल है। आप ये देखना, ये जो नॉर्मल है वो 2 के वेट को बैलेंस कर रहा है, 2 जी। ये जो नॉर्मल है वो 5 के वेट को बैलेंस कर रहा है, 5 जी। और ये जो नॉर्मल है वो 10 किलो को बैलेंस कर रहा है, 10 जी। सिंपल, ठीक है। और छोटी मोटी चीजें देखते हैं, मिटा दूं। चलो भाई, अब हम बात करते हैं सिंपल ऐसे केस की, कि मान लो एक ऐसा है, एक ऐसा, ये एक दीवार है, एक दीवार है, ये 2 किलो या 3 किलो, एक यहाँ से फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। अब देखो यहाँ पर दोनों का एफबीडी बनाते हैं। इस दो के कांटेक्ट में दो सरफेस है, नीचे की जमीन और तीन। तो दो को एक नीचे से नॉर्मल लगेगा N2 बोल देते हैं, यहाँ से नॉर्मल लगेगा N3 बोल देते हैं। एक 2 और 3 के बीच में नॉर्मल होगा N2 3, या आप इसको जो बोल लो, आप इसको N बोल लो। और ये तीन उस दीवार को दबाएगी तो एक और नॉर्मल होगा N0। हम सारे एफबीडी बनाते हैं, 2 पे 40 इधर, N2 इधर, ठीक है। 2 का वेट भी होगा 2 जी, प्लस में 2 3 को दबाएगा, तो 3 राइट है तो फोर्स N लगेगा लेफ्ट। 3 का एफबीडी बनाते हैं, 3 पे 2 फोर्स लगाएगा N, 3 का अपना वेट होगा 3 जी, 3 पे ऊपर लगेगा N3, इधर लगेगा N0, ठीक है। अब देखो ये बॉडी रुकी पड़ी है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स ऐसे भी जीरो होगा, ऐसे भी जीरो होगा, क्योंकि ना ऐसे ही चल रही है ना ऐसे ही चल रही है। अगर हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो करते हैं तो N कितना हो गया, 40, ये वाला N 40 हो गया। वर्टिकल में जीरो करते हैं तो N2 कितना हो गया, 2G, 2G कितना हो गया, 20। अब इसकी बात करते हैं, ये N हमारे पास आ चुका है 40, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल में फोर्स जीरो करता हूं तो N0 40 हो गया, वर्टिकल में फोर्स जीरो करता हूं तो N3 कितना हो गया, 3G, 3G बोले तो कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। हवा में देख लेते हैं, ये 40 लगाया, इस दो पर 3 ने इधर से N लगाया, तो 40 और N आपस में कट गया। 3 पर ये N लगा, ये N0, तो ये N 40 था, तो ये N0 भी 40 होगा। ये N2 इसके वेट को बैलेंस कर रहा है 2G, ये N3 इसके वेट को बैलेंस कर रहा है 3G, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब करते हैं दो टेढ़े सवाल, मिटा दूं।
ठीक है। टेढ़े सवाल ऐसे हैं कि ये एक वर्टिकल दीवार है और यहां पर एक स्फेयर है, ठीक है, और मान लो एंगल 53 डिग्री है, ये एक हॉरिजॉन्टल दीवार है, ठीक है। अब इस पे दो नॉर्मल होंगे, एक इस दीवार का और एक इस दीवार का। ये दोनों नॉर्मल सेंटर से पास करेंगे। क्यों करेंगे सेंटर से पास? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, ये टेंजेंट है और नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल होते हैं, तो टेंजेंट के नॉर्मल रेडियस होता है, तो ये डायरेक्शन रेडियल है, ये भी डायरेक्शन क्या है, रेडियल है, ठीक है। अब मुझे N1 N2 बताना है, तो मैं बनाऊंगा इसका FBD। अब FBD कैसे बनाऊंगा समझना। ये मान लो 10 किलो का स्फेयर है, तो इसका नीचे वेट लगा कितना, 10G, यानी कि 100। इधर लगा N1। अब N2 जो है वो इधर से कहीं आ रहा है, ठीक है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर। अब क्या करते हैं, अब ये नहीं पता कितने एंगल पर है, तो कैसे करते हैं इस केस में, हम लोग जहां भी एंगल में दिक्कत होती है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब ये 53 है तो ये भी 53 होगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 53 है तो ये कितना होगा, 37। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल है ये इधर की तरफ है, ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है। अब देखो एक बॉडी पे फोर्स जीरो है तो एक्स में भी जीरो होगा, वाई में भी जीरो होगा। फोर्स जीरो का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k, एक्स में जीरो, वाई में जीरो, जेड में जीरो, हर जगह जीरो ही जीरो होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इधर होगा n2 cos 37 4/5 n2, इधर होगा n2 sin 37 3/5 n2, ठीक है, कंपोनेंट कर दिए। तो इधर इतना फोर्स है, इधर इतना फोर्स है। तो अब क्या करते हैं भाई, हम x में भी फोर्स जीरो करते हैं, y में। जब मैं y में फोर्स जीरो करूंगा तो y में आएगा 3/5 n2 ऊपर और 100 नीचे, n2 आ गया 500/3। अगर मैं x में जीरो करूंगा तो n1 कितना आएगा, 4/5 n2, तो 4/5 अपनी जगह, n2 कितना है, 500/3। 500/3 होगा तो 500/5 100, 400/3 आ जाएगा। तो ये दोनों आपके पास आ गए, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नहीं समझा तो एक बार दोबारा देख के कोशिश करो, समझ जाओगे आप, ठीक है। और एक आखिरी एग्जांपल में मिटा रहा हूं इसको। आखिरी एग्जांपल है कि इस बार एक स्फेयर लेते हैं और इसको दोनों ही इंक्लाइंड कर देते हैं। तो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ये 37 डिग्री है, इसके परपेंडिकुलर 53 डिग्री है। अब इस पे दोबारा क्या होंगे, दो नॉर्मल होंगे। दो नॉर्मल बोले तो एक नॉर्मल यहां से होगा, एक नॉर्मल यहां से होगा, तो एक नॉर्मल n1 हो गया और एक नॉर्मल क्या हो गया, n2, ठीक है। अब मुझे बताना है n1 कितना होगा, n2 कितना होगा। तो n1 इधर हो गया, n2 इधर हो गया, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, तो दिस इज 37 डिग्री। थोड़ा इधर बना देता हूं ताकि हौच पौच ना हो, ठीक है बच्चों। अब मुझे n1 n2 बताना है, क्या करें भैया, कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल बनाओ, एक वर्टिकल बनाओ, ठीक है। ये n1 है, एरो यहां बना देता हूं, ऐसे ही बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है। अब देखो ये 37 है तो ये भी 37 होगा, ये नॉर्मल है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया, 53 डिग्री। थोड़ा हौच पौच काम चलाओ, ये 53, ये भी 53 होगा, ये नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा बच्चों, ये 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो n1 जो है वो हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री ऊपर है, n2 जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर है, ठीक है, सही है। n1 n2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, हम n1 n2 की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर 10 किलो का मान लेते हैं और हम इसका एफबीडी बनाते हैं। इसका वेट हो गया 10G, 10G बोले तो 100।
अब N1 जो है वो हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री ऊपर है और N2 जो है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर है। ठीक है, क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। इधर आएगा N1 cos 37 4/5 N2, सॉरी N2 cos 37, इधर आ जाएगा N1 cos 53 3/5 N3, 3/5 N1। ऊपर ऊपर हो गया N1 sin 53 4/5 N1 प्लस N2 sin 37 3/5 N2। डायग्राम थोड़ा हौच-पौच हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही रहेगा। मैं एक बार देख लूँ ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख तो रहा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, फोर्स एक बार एक्स में जीरो करते हैं। एक्स में कितना फोर्स है 4/5 N2 और उधर कितना है 3/5 N1। दोनों को इक्वेट करेंगे, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया 3 N1 बराबर 4 N2। एक इक्वेशन ये होगी। अब y में फोर्स इक्वेट करते हैं। मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, आप डायग्राम लिख लो। ठीक है, ये तो डायग्राम के चक्कर में सवाल करने की जगह नहीं बच रही बालक। ठीक है, अब लगाते हैं y में। y में कितना है 4/5 N1 प्लस 3/5 N2 बराबर कितना 100। अब N1 कितना हो गया, N1 हो गया 4 N2/3 प्लस 3/5 N2 बराबर 100। ठीक है, अब यहां कितना हो गया 15 एलसीएम हो गया, यहां हो गया 16 N2 प्लस 15 एलसीएम, 5 3 15 3 3 9 N2 बराबर कितना 100। ठीक है, अब कितना हो गया 16 प्लस 9 25 N2 बराबर कितना 1500। N2 कितना हो गया 1500 बाय 25। ठीक है, ये हो गया 60। अब N1 निकालना है आपको, तो N1 आप यहां से निकालोगे। कैसे निकालोगे, N1 कितना है 4 N2/3। ठीक है, अब 4 N2/3 कितना होगा 4/3 N2 कितना है 60 है, 20 चौके 80 हो गया। तो N1 80 हो गया, N2 60 हो गया। हालांकि इसको करने का एक तरीका और है। तुम पूछोगे क्या, देखो सुनना, आप लोग लिख लो, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटा दूं, पॉज करो, लिखो। दिल न टूटे खुदा का ये दर है, तेरे सजदे ही मेरा ये सर है। N2 37 डिग्री, N1 53 डिग्री, ये परपेंडिकुलर। देखो जब मैं x और y एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले रहा हूं, समस्या क्या आ रही है कि ना ये x एक्सिस पे है या y पे, ना ये x y पे है। बस एक mg जो है जो कि 100 है वो y एक्सिस पे। तो इसके दो टुकड़े किए, इसके दो टुकड़े किए। लेकिन एक्स वाई एक्सिस में ऐसा कुछ थोड़ा कि एक्स वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं। आप जो कॉपी पे लिखते हो दोनों हॉरिजॉन्टल होते हैं। एक्स वाई का एक ही फंडा है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब देखो हुआ क्या, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसी को एक्स मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो, मान लिया। अब ना इसके टुकड़े करने ना इसके करने। अब क्या करो बच्चों, ये 37 है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये 53, ये फिर 37 हो गया। इधर हो गया 10 cos 37, नहीं 80, 10 sin 37 60। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब देखो अगर फोर्सेस जीरो है तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये लग सा नहीं रहा ना इसके परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर हो ले यार, N2 ये वाई एक्सिस। अब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर है, 100 cos 37 80, 100 sin 37 60। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अगर 4 0 करेंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा। तो अगर x में 4 0 करोगे तो N1 80 आ जाएगा और y में 4 0 करो तो N2 60 आ जाएगा। तो ये थोड़ी सिंपल अप्रोच होगी, हर जगह नहीं लग सकती, लेकिन अगर आप एक्सेस शिफ्ट कर लो तो लग सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉर्मल के स्टैटिक केसेस कर लिए। अब हम अगले लेक्चर में टेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, और टेंशन के बाद हम लोग स्टैटिक केसेस से निकल के हम डायनेमिक केसेस पे आ जाएंगे जिसमें बॉडी चलेगी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।